एंट्रोपी को समझने के लिए बहुत काम में आएगी। इसलिए मैंने ये बताया तुमको सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, सो वेलकम एवरीबॉडी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा थर्मोडायनामिक्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जैम फिजिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स itself इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ेंगे आज से, टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे। बेसिक जो चीज़ें हैं थर्मोडायनामिक्स के लिए इंपॉर्टेंट, वो पता होनी चाहिए। तो ये जो थर्मोडायनामिक्स की जो सीरीज़ होने वाली है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे बाद में। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द बेसिक थिंग्स ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, और ये बीएससी और जैम के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज माय सराउंडिंग्स, सिस्टम सराउंडिंग क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम इज एनीथिंग दैट इज अंडर आवर ऑब्जर्वेशन। सिस्टम मीन्स, देखो, थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, मैथमेटिक्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस ही होती हैं इसमें ज़्यादातर, जो हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। ओके, बट इसके साथ साथ अगर डीप में समझना है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेन मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज स्टेट फंक्शन, आगे पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है। ओके, सो डेफिनेशन पता होनी चाहिए हर एक वर्ड की। सिस्टम मीन्स so system means, what is system? Anything that is under or observation. Simple. For example, if I take because we are concerning with the thermodynamics, हम एक कॉफ़ी का मग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मग और इसमें कॉफ़ी है। ओके, तो हम सिस्टम किसको मानेंगे? दिस कॉफ़ी को मानेंगे सिस्टम, या इस मग को मानेंगे सिस्टम, या जहाँ ये जो खाली स्पेस है इसको मानेंगे सिस्टम? किसको मानेंगे सिस्टम? हम सिस्टम ऑब्वियसली बात है हम कॉफ़ी को ही मानेंगे ना, क्योंकि हम कॉफ़ी से ही देख रहे हैं कॉफ़ी से हीट निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो जो अंडर और ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी चीज़ आ रही है? इसमें कॉफ़ी आ रही है। कॉफ़ी का हम टेम्परेचर नोट करेंगे, कॉफ़ी की इंटरनल एनर्जी कितनी है वो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई और अंडर आर ऑब्जर्वेशन, कॉफ़ी इज़ आर अंडर आर ऑब्जर्वेशन। कॉफ़ी जो है वो हमारे ऑब्जर्वेशन में आ रही है। ठीक है, तो इसकी ही हम बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन मिला तो इसकी बात करेंगे ना। तो दिस इज आवर सिस्टम एंड वॉट एवर जो रह गया बाकी, दैट इज आवर सराउंडिंग्स। एंड इन दोनों का जो सम है दैट इज सिस्टम। सम मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अगर हम इकट्ठा बोले, दैट वी कॉल इट एज यूनिवर्स। यूनिवर्स सिंपल वो वाला यूनिवर्स तो होगा नहीं। यूनिवर्स मीन्स सिस्टम कोई भी हो प्लस उसके आसपास जितने भी हम सराउंडिंग ले रहे हैं, दोनों का सम होगा यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में एक और चीज़ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी कैन ट्रीट दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो एंट्रोपी आगे पढ़ेंगे उसमें कन्फ्यूजन हटाने के लिए दिस लाइन जो अभी मैं कहना चाह रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब हम एंट्रोपी पढ़ते हैं बहुत कन्फ्यूजन आती है। ओके, तो ये लाइन लिख लो तुम कि यूनिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यूनिवर्स कैन बी, इसको मैं ना इस जहाँ पर लिख देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। universe can be treated as an isolated system.
ठीक है। तो यूनिवर्स क्या है? सिस्टम, ठीक है। एक छोटा सा जो मैंने अभी एग्जांपल दी, कॉफ़ी मग, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी सिस्टम, सराउंडिंग, और दोनों को कलेक्टिवली कहा था मैंने यूनिवर्स। अब मैं कह रहा हूँ कि हम यूनिवर्स को मान सकते हैं इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। वाई? बिकॉज देखो, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ओके, हम नेग्लेक्ट अगर होगा भी तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिससे कि हीट बाहर निकल सके। ओके, सो यूनिवर्स इटसेल्फ इज अ बिग सिस्टम, इटसेल्फ इज अ बिग सिस्टम। सबसे बड़ा जो सिस्टम होगा वो यूनिवर्स है। एंड दैट सिस्टम, बिकॉज हम उसको एज अ बिग सिस्टम मान रहे हैं, तो हम यूनिवर्स को एन आइसोलेटेड सिस्टम भी मान सकते हैं। आइसोलेटेड मीन्स जो अकेला पड़ा है। अकेला पड़ा मीन्स हीट जो होगी वो बाहर तो जा ही नहीं सकती, या ना उसके अंदर आ सकती है। दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, दैट हीट कांट go from system, can't leave the system. In fact, that isolated system means heat can't leave the system. आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, can't leave the system, तो वो होगा हमारा isolated system. Okay, now we will talk about the types of equilibrium. Types of इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले तुम यही बताओ कि थर्मल, कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम है, जैसे आइडियल गैस दी गई है तुम्हें, ओके, तो उसको कैसे हम स्टडी करेंगे? तुम्हारे पास, तुम्हें एक आइडियल गैस दी गई है, उसको स्टडी करना है, तो कैसे हम स्टडी करेंगे? वी नीड टू नो इट्स प्रेशर विच इज़ ऑब्वियस, वी नीड टू नो इट्स टेम्परेचर विच इज़ ऑब्वियस, वॉल्यूम पता कर सकते हैं, और कोई चीज़ पता कर सकते हैं, लाइक माइक्रोस्कोपिक के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, या नंबर डेंसिटी कितनी है, एनर्जी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका, ये सब कुछ नहीं पता कर सकते। दैट्स वाई थर्मोडायनेमिक्स में हम जस्ट लिमिटेड रहेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। सो टाइप्स ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम्स आर देयर, थर्मल types of equilibrium are there, that are thermal, mechanical and chemical. Thermal equilibrium means when P and T does not change with time. ठीक है, I am not saying P and T is not equal to time, means P, pressure, temperature or any other variable doesn't change with time. This is the meaning of thermal equilibrium. And mechanical equilibrium means if work done is zero. If work done is zero, like if you take a cylinder and contains an ideal gas, but piston जो है ना, ये जो piston है, that is rigid, वो हिल नहीं सकती, that means वो up and down नहीं मूव हो सकती, that means we are talking about दैट वर्क नहीं पॉसिबल हो सकता, दैट मीन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा वहाँ पे। ओके, तो जब भी DW 0 होगा किसी भी कारण, ओके, देन इट इज़ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट। ठीक है, when number of particles are constant. So these are three types of equilibrium. इसका थोड़ा सा और बता दूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें A टाइप्स और B टाइप्स में रिएक्शन हो गया, तो A टाइप्स का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है दैट विल डिक्रीज और इंक्रीज, B के भी डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इफ़ दे आर चेंजिंग, लाइक A पार्टिकल लिया था, अगर A चेंज कर रहा है
then it will not be in केमिकल इक्विलिब्रियम. इट सिंपली मीन्स दैट वो जो पार्टिकल्स हैं अगर रिएक्शन ना करें किसी के साथ, ओके, तो उनका नंबर सेम ही रहेगा. उन्होंने उड़ तो जाना नहीं है, वो अंदर ही रहेंगे ना, ठीक है. हाँ, एक ही पॉसिबल है दैट इफ दे अंडरगो सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन देन देयर number density, their number of particles, so the number of particles will decrease or increase. वो chemical equilibrium में नहीं होगा. But if number of particles are constant, जब कोई reaction ना हो रहा हो, जहाँ दो mixture हैं gases के और वो बिल्कुल भी interact एक दूसरे के साथ नहीं कर रहे, then also the number of particles are remains constant. तो तब हम कहेंगे chemical equilibrium. तो अगर तीनों हमारे पास कंडीशंस एक साथ मिल जाएं, मतलब थर्मल भी हो, मैकेनिकल भी हो, केमिकल भी हो, देन वी कॉल इट एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. दिस इज ओके. सो इम्पॉर्टेंट था थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल. और इसके आगे हम अपना फर्स्ट लॉ पे आ जाते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स दैट इज dq इज du प्लस dw प्लस म्यू dn. ओके, नाउ तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन. और यहाँ पर बहुत सारी बातें आने वाली हैं. दैट यहाँ पर मैंने डी डैश, ये डी डैश या कह सकते हो डी कट लगाया है, ठीक है. डी कट इंडिकेट्स, what does it indicates? It indicates inexact differential अगर और सिंपल डी जो डेरिवेटिव का डी है अगर उसके ऊपर कट नहीं लगाया, दैट इंडिकेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट डिफरेंशियल. अब है क्या चीज़ ये इन एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट, ये हम थोड़ी देर बाद पता लगाएंगे इसका. अभी मुद्दे पर आते हैं कि दिस इज डी यू. तो हर एक चीज़ का हमें मीनिंग पता होना चाहिए. दैट इज डी क्यू मीन्स हेयर, क्यू मीन्स हीट एनर्जी, और उसके पीछे मैंने डी लगा दिया, दैट मीन्स स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज, ओके, इन द क्यू. सो एंड ऑल्सो W means work done by the gas or on the gas, and mu is chemical potential. So what is the meaning of this equation? इसका मीनिंग अब हमने समझना है, यहाँ पर रुक नहीं जाना है, ठीक है. थर्मोडायनामिक्स में यही मिस्टेक होती है. वी लर्न द फॉर्मूला एंड वी स्टॉप इट. वी हैव टू ऑल्सो एनालाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन. सो इफ वी आर गिविंग, सपोज वी कैन ऑल्सो टेक आउट द हीट एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, बट सपोज वी आर गिविंग हीट टू द सिस्टम. तो जो हीट एनर्जी है वो कैसे काम में आ सकती है, हाउ वी कैन यूटिलाइज दैट हीट एनर्जी, दिस इज set by our first law of thermodynamics. तो क्या कह रहा है that it will be utilized in, so it will be utilized in work done. सेकेंड, और कैसे यूटिलाइज हो सकती है क्यू? क्यू कैन ऑल्सो इंक्रीज इंटरनल एनर्जी डी यू, ओके, इंक्रीज डी यू, और कैन ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है. ये भी वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस हो सकता है, ओके. सो थर्ड इज ऑल्सो कैन
change the number of particles, change the number of particles। यहाँ पर अकेला यू लिखना बेहतर है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी तो 3 कामों में हमारी जो क्यू है, क्यू 3 कामों में लग सकता है। एक तो वर्क करने में, दूसरा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और तीसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज करने में। ओके, ठीक है। अच्छा, वर्क डन कैसे होगा? इफ़ वी सप्लाई, दिस इज आवर कंटेनर और इस पे हम जिसमें गैस है, इफ़ वी सप्लाई हीट, अगर सप्लाई करें हीट देन इट विल एक्सपैंड, और अगर एक्सपैंड होगा तो वर्क डन होगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता है दैट वर्क इज़ नथिंग बट PdV, ये +1 वे में भी पढ़ते हैं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी देन ऑल्सो वर्क इज़ डन। नाउ सेकेंड पार्ट इज इट विल ऑल्सो इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। सपोज इसके ऊपर हमने पिस्टन रख दिया, पिस्टन इज रिजिड और ये फिल है, पूरी गैस हमारी फिल है, एंड पिस्टन कैन नॉट मूव अपवर्ड, ये ऊपर मूव नहीं कर सकता, ना नीचे ही आ सकता है, तो ये फिक्स होगी वॉल्यूम। ओके, तब कोई वर्क डन तो होगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज होगी नहीं। बट स्टिल क्यू कैसे काम करेगा? क्यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ओके, बट हमें कैसे पता लगेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ी कि नहीं? वी कैन क्योंकि इंटरनल एनर्जी का रिलेशन आगे जाकर पढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ है। अगर टेम्परेचर इंक्रीजेज देन ऑल्सो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी में कम आ जाएगा। अच्छा, तीसरा, अगर हमारे पास मान लो 2 पार्टिकल्स, 2 तरह की गैसेस है दैट कैन रिएक्ट। ओके, तो अगर हमें 2 गैसेस डाल दी एक साथ और कोई भी हीट ना दी, ठीक है, देन इट विल नॉट रिएक्ट। ओके, बट इफ वी सप्लाई हीट एनर्जी एंड दे रिएक्ट, देन व्हाट हैपन्स कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑफ ए गैस विल डिक्रीज और इंक्रीज। सिमिलरली बी के भी जो पार्टिकल्स, बी मतलब 2 तरह की गैसेस ली मैंने और दोनों को रिएक्ट कराया बाय सप्लाइंग द हीट, देन ए कैन डिक्रीज और इंक्रीज और बी गैस कैन ऑल्सो डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। दैट मीन्स क्यू कैन ऑल्सो डू दिस, कैन चेंज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। बट आगे जाके वी विल लिमिट आवरसेल्व्स टू नॉट टू डू दिस, वी विल लिमिट आवरसेल्व्स टू दिस du + dw, ठीक है। हम ये तो चीज़ थोड़ी सी केमिस्ट्री वाली आ जाती है तो हम इसको नहीं लेंगे अभी, ठीक है। जैम में भी म्यू dn को हमने कंसिडर नहीं करना, सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। बस वी विल कंसिडर दैट हमारी जो हीट एनर्जी होगी दैट विल आइदर यूज इन वर्क डन, जहाँ ये वर्क डन में इस्तेमाल होगी, जहाँ ये इंटरनल एनर्जी में इस्तेमाल होगी, जहाँ सेम प्रोसेस में दोनों में इस्तेमाल होगी। मतलब वर्क डन भी हो रहा होगा, इंटरनल एनर्जी भी एक साथ इंक्रीज हो रही होगी। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो देन यू मस्ट लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।